अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध। अरे निशाना तो लगा और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। राधे राधे। जोर से एक बार बोलिए राधे राधे। और आज के सेशन की शुरुआत बिना किसी भूमिका के। आज आपके बहुत सारे ऐसे क्वेरीज भी हैं जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। अब इसके पहले कि हम लोग आपके कंफ्यूजन्स पर बात करें, जल्दी से क्लास में आ जाइए। सभी छात्र छात्राएं तत्काल क्लास में आए और हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बेहतर होगा आप कुछ अगर नए प्रश्न मिलते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है, कितनी भी बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक शासन पद्धति की प्रकृति को धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक मानते हुए यहां पर पुरोहितों के शासन को स्वीकार किया है? प्रश्न केवल शॉर्ट फॉर्म में ये है, की पॉइंट ये कह रहा है कि किस विद्वान ने ये माना है कि यहाँ की शासन पद्धति थियोक्रेटिक थी और यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। केदारनाथ शास्त्री हैं, हेमचंद्र राय चौधरी हैं, एल बॉशम हैं और मॉर्टिमर व्हीलर हैं। धर्मतंत्रीय थी। देखो, पहले तो मुझे उम्मीद है लगभग सब लोग क्लास में अभी आए नहीं हैं। आ जाएं, बेहतर होगा जल्दी से। क्लास का समय फिक्स है, रोज आपकी क्लास ठीक 8:15 पे शुरू हो रही है, तो अब तक आ जाना चाहिए फिलहाल सभी को। अब इस ऑप्शंस को देख लीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि धर्मतंत्रीय स्वीकार किया है तो केदारनाथ शास्त्री, हेमचंद्र राय चौधरी, एल बॉशम या फिर मॉर्टिमर व्हीलर। और अगर आपको ये प्रश्न दिक्कत कर रहा है तो मैं जवाब देता हूं, और वो है बॉशम। अब एक बड़ी बात है, इस प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इन द सेंस कि हड़प्पा सभ्यता में अभी हमारे पास उनके राजनीतिक प्रशासनिक संगठन का वास्तविक स्वरूप क्या था, ये हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। हमें पता नहीं है कि वो उनकी शासन पद्धति बेसिकली कैसी थी। ये बॉशम साहब का अपना एक व्यक्तिगत मत है कि वहां की जो पद्धति थी शासन, वो धर्मतंत्रीय थी, पुरोहितों का शासन रहा होगा। ये केवल अनुमान है, उनकी एक संभावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन अभी किसी परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से भी आया था कि ये बताइए सर कि हड़प्पा सभ्यता की शासन पद्धति को एक शब्द में कैसे परिभाषित किया जा सकता है, वो शब्द क्या है? तो अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको एक टर्म यूज किया था, ओलिगार्की। ध्यान दिया है आपने? ओलिगार्की। अगर हम ये कह सकें कि यहां पर शासन पद्धति का वास्तविक स्वरूप क्या था, हमें पता नहीं है, लेकिन विद्वानों ने जो रिसर्च करके जो टर्म यूज किया है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए ओलिगार्की यूज किया है। वो ये कहते हैं कि संभवतः यहाँ पे विशिष्ट व्यक्तियों का शासन रहा होगा। मैं आगे बढ़ूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। और एक छोटा सा, मतलब क्वेरीज तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आपकी अध्ययन पद्धति का जो वास्तविक कहीं ना कहीं पर जो स्वरूप है वो अभी भी बहुत बिखरा हुआ है, समेकित और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। समस्या ये आ रही है कि जैसे मैंने कुछ प्रश्न आपसे डिस्कस किए कल, मैंने आपको बेसिकली ऋग्वेद से भी आपको साक्ष्य दिया कि देखिए यहां पर है, पूरा इन रिटन मैं दे रहा हूं। इतिहास में कुछ प्रश्नों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं पर विवाद की स्थिति आएगी, और तब की जब आपके 1-2 प्रश्न गलत हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन 1-2 प्रश्नों से कहीं पर रुक रहा होगा, तब आप
बाजार में उपलब्ध गाइडों को लेके कमीशन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने कल एक प्रश्न और डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लाम का नगर किसे कहा गया है। इस्लाम का नगर, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहा हूं। इस्लाम का नगर, कुव्वातुल इस्लाम किसे कहा गया है? और मैंने आपको बताया था वो देवगिरी है, हर हालत में देवगिरी है। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये प्रश्न 1998 या 99 में पीसीएस के ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है। पीसीएस के ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है। आपके पास वो अगर हल प्रश्न पत्र हो पिछले वर्षों के तो आप देखेंगे तो ये प्रश्न मिलेगा। कुव्वातुल इस्लाम, इस्लाम का नगर देवगिरी ही है। आप ध्यान रखिएगा, कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद की बात कर रहा है तो वो दिल्ली में है, लेकिन वो कह रहा है कि कुव्वातुल इस्लाम नगर कौन सा है, तो वो देवगिरी है। जेएल मेहता सर की, मतलब वो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के ये सब इतिहासकार हैं। पार्ट 3 या 2 में, पार्ट 3 में मुझे लगता है, पार्ट 3 देखेंगे तब उसमें मिल जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को कुव्वातुल इस्लाम या फिर इस्लाम का नगर घोषित किया। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। अब मामला ये है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं उनकी विश्वसनीयता नहीं है। और फिर एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कई बार कही है कि फिर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, अपने विवेक के अनुसार आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने विवेक के अनुसार आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 3 महीने का समय है परीक्षा के लिए और किसी भी दशा में अब बिखरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो पहला यूनानी कौन था जिसने भारत भूमि पर अपने कदम पहली बार रखे? सिकंदर, नियारकस, टेसियस या फिर स्काईलैक्स? जल्दी से बताइए, वो पहला यूनानी कौन है जिसने भारत भूमि पर अपने कदम रखे? सिकंदर, नियारकस, टेसियस या फिर स्काईलैक्स? और अगर आपने यहां पर सिकंदर को चुना है तो गलत हो जाएगा, और वो है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स है कौन? यहां से भी प्रश्न आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्काईलैक्स है कौन? पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा। वो पारसी नरेश दारा के निर्देशानुसार सिंधु नदी की खोज में, वो एक जल मार्ग की खोज में वो भारत आया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हिकैटियस दूसरा यूनानी लेखक है जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपने ग्रंथ इंक्वायरीज में सूचनाएं संकलित की हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। और फिर हिप्पोक्रेटस यूनानी विद्वान है जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ मेडिसिन। अब देखिए यहां पर भी एक बड़ी बात है। अभी मैं आपसे कहूं फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के जनक कौन है, तो आप कहेंगे सर चरक हैं। गलत हो जाएगा। वो कह रहा है चिकित्सा के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस ही है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस ही है। वो कहता भारतीय चिकित्सा के जनक कौन है, तब जवाब हो जाएगा चरक। भारतीय चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, चरक। चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस। क्लियर हो रहा है? शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। क्लियर हो रहा है? रेखा गणित के जनक कौन है? पाइथागोरस या फिर यूक्लिड? यूक्लिड। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ रेखा गणित। और फिर यह प्रश्न आया है कि ये बताइए वो रेखा गणित की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, तो वो शुल्ब सूत्रों से है। पता है आपको, मुझे अच्छे से मालूम है, आपने पढ़ा है बहुत कायदे से। तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और मुझे अब याद ही आ गया तो जवाब दे दीजिए। भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल का पहला ज्ञात भारतीय चिकित्सक कौन है? बताएंगे? पहला ज्ञात ऐतिहासिक चिकित्सक कौन है? तो उनका नाम है, बताइए, उनका नाम है जीवक।
और क्लास में सभी छात्र छात्राएं रिप्लाई करिए। रिप्लाई केवल बैठिए नहीं, बैठने से काम चलेगा नहीं। एक बड़ी बात और आज है, थोड़ी सी आपकी कुछ व्यक्तिगत क्वेरीज भी आती रहती हैं, मुझे फॉरवर्ड होती हैं, तो मुझे लगता है डिस्कस कर दें। छात्राओं की, अधिकांश छात्राओं का जो ये एक प्रॉब्लम मेरे पास फॉरवर्ड हुआ है कि सर क्या करें, हम लोग हाउसवाइफ हैं। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए ना कि हाउसवाइफ हैं। इसको इतनी नकारात्मकता में क्यों ले रहे हैं कि हम लोग हाउसवाइफ हैं? इसको पॉजिटिवली लीजिए और केवल ये मामला टाइम मैनेजमेंट का है, ध्यान रखिएगा। और हर व्यक्ति कैसे अपना टाइम मैनेज करेगा, टाइम मैनेजमेंट पर भी मैंने एक क्लास ली थी। और फिर भी जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं, वहां पर सबसे बढ़िया, कितनी बढ़िया बात है कि आप कान में वो ईयरफोन लगा के भी मेरी क्लास सुन सकते हैं। इतने सारे लेक्चर्स हैं। अब तो ये सुविधा भी है ना कि आप काम करते रहें और मेरे लेक्चर सुनते रहें। मेरी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके लेक्चर्स आप सुनते रहें। तो घबराइए मत, इस समय केवल फोकस करिए अपनी परीक्षा पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक के पुत्र महेंद्र की वो पुस्तक बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मथुरा देवी और पिता का नाम विशाल गुप्त मौर्य कहां मिलता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, महापरिनिब्बान सूत्र, बृहत कथा कोश, उत्तर विहरट कथा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महापरिनिब्बान सूत्र हो ही नहीं सकता, और हो सकता है कि इसमें कोई पुस्तक हो। इन दोनों में से कोई है और मुझे उम्मीद है कर पाएंगे, और वो जवाब है उत्तर विहरट कथा। इज दैट क्लियर? अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में वनों में रहने वाली 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है और उन्हें संयम से रहने की चेतावनी दी है? अशोक कहता है कि 8वीं जनजातियों को संयम से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने अपने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं हैं। कितनी बढ़िया बात है, अपने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राजा अहिंसावादी हो गया है, लेकिन अहिंसावादी अपने व्यक्तिगत धर्म में है। राज धर्म के अनुपालन में अशोक ये घोषणा करता है कि ऐसे भी कई अवसर आते हैं जब कठोरता और हिंसा का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है। वो घोषणा करता है कि मैंने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं है, तुम्हें संयम से रहना चाहिए, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं हथियार उठाऊंगा। और वो है 13वां शिलालेख। क्लियर हो रहा है? बहुत शानदार चीजें चल रही हैं। अपने भाइयों का उल्लेख, जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख, 5वां शिलालेख। अच्छा ये बताइए, शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, लघु शिलालेख, गुहालेख, इसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं? बताइए मुझे। अशोक के शिलालेखों से एक प्रश्न जरूर आएगा, स्तंभलेख या शिलालेखों से एक प्रश्न जरूर पूछे जाने की परंपरा है। एक लेक्चर केवल अभिलेखों पे ले लिया जाए? मुझे रिप्लाई कर दीजिए भाई। देखिए आप लोगों का पढ़ा हुआ क्या है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे परेशानी आती है, सर ये अभिलेख में वो कौन सा है, कैसा है। चलो देखते हैं। और इस प्रश्न को देखो, चांदी का अभाव है। कुषाण वंश में चांदी के सिक्कों का अभाव है। 2 शासकों के चांदी के सिक्के मिलते हैं हमें कुषाण वंश में। ये तो पता है आपको कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, ये क्लियर है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहे चांदी के सिक्कों का अभाव, ये बढ़िया बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि किन 2 शासकों के मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन है, वेमा कटफिसस है, वशिष्ठ है, कनिष्क है और हुविष्क है। देख लीजिए, अच्छे प्रश्न है ये सब। और मैं आपको बता दूं, एक वेमा कटफिसस है और एक हुविष्क है। तदनुसार इसमें विकल्प आएगा 1 और 4। अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। अपने सुझावों से मुझे जरूर अवगत कराइए। क्लास कितनी इफेक्टिव है आपके लिए? मैं तो केवल काम कर रहा हूं, बाकी आपको कितना फायदा ले पाते हैं ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और अभी भी बहुत सारे छात्र डायलेमा की स्थिति में हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। ये घातक है, ध्यान रखिएगा। चतुर्भुजी भगवान शिव, पढ़िए, बढ़िया प्रश्न है। यूनानी देवता आइसो, अभी ऐसे भी कह सकता है, ये बताइए कि वो आइसो कौन है? यूनानी देवता शिव हैं। जैसे वो कहते हैं भगवान बुद्ध किस यूनानी देवता की तरह दिखते हैं? वो अपोलो हैं, ठीक है ना। तो अभी ध्यान दो, यहां पे वो कह रहा है कि और शाक्य मुनि बुद्ध और मैत्रेय का चित्रांकन हुआ है, और वो शासक कौन है? विमा, कटफेसिस, कनिष्क प्रथम, वशिष्ठ और हुविष्ठ। और मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे, कनिष्क प्रथम है। चतुर्भुजी शिव कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर हैं। जटाजूटधारी शिव नंदी बैल और त्रिशूल के साथ विमा कटफेसस के सिक्कों पर हैं। ध्यान रखिएगा, नोट करिए, देखिए यहां पे जटाजूटधारी शिव नंदी बैल और त्रिशूल का चित्रांकन विमा कटफेसस के सिक्कों पे है, और शशांक के सिक्कों पर भी है। क्लियर हो रहा है? शशांक के सिक्कों पर भी है, और कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर चतुर्भुजी शिव है। ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आया है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा। चतुष्पाद शिव प्रतिमा, वो छोड़िए, अभी बाद में बात करेंगे। यहां पर देखिए, चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन। सब साथ में लगाए सारे प्रश्न। ये सब इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया कि अब आप ये जान लीजिए कि ये प्रश्न अगर पूछे गए गलत हुए तो फिर ये मान के चलिए कि फिर कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। कैरियर बहुत बहुमूल्य है समय। देखिए, तो चतुर्भुजी भगवान विष्णु कहां हैं? ऑप्शंस हैं, देख लीजिए सामने, और जवाब तुरंत आना चाहिए। पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया है, और यहां पे जवाब है हुविष्क। और फिर एक प्रश्न और आ रहा है, सब कुछ डाल दिया है। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, सब कुछ। अगर आप मेरे साथ परीक्षा तक रेगुलर रह गए, नियमित, तो बहुत कुछ डिलीवर कर देंगे। कुछ ऐसे निर्णायक प्रश्न आपको मिल सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहा हूं केवल। हो सकता है परीक्षा में आपको 2-4 प्रश्न बोनस मिल जाएं। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन कहां हुआ है? चतुर्भुजी भगवान शिव हो गए, चतुर्भुजी भगवान विष्णु हो गए, चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण हो गए, और वो है कुषाण शासक वसुदेव। क्लियर हुआ? मुरलीधर कृष्णा किसके सिक्कों पे हैं? मुरलीधर कृष्णा किसके सिक्कों पे हैं? और वो चोल शासक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। और अब बहुत शानदार प्रश्न है, टेंशन दे सकता है ये प्रश्न आपको। पलाशी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलाशी के युद्ध में, वो पलाशी शब्द है, ध्यान रखिएगा। वो प्लासी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द राइट वर्ड इज पलाशी, क्योंकि वहां पर पलाश के पेड़ों का एक गांव था, बाग था। पलाशी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, किलपैट्रिक, थॉमस मुनरो, अल्फ्रेड लॉयल। बताइए किस प्रश्न को लॉक किया जाए? जल्दी से जवाब दीजिए। और अधिकांश छात्रों का जवाब, अगर रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है तो ये गलत है, और जवाब है किलपैट्रिक। अब बोलेंगे सर जोर का झटका बहुत धीरे से लगा, टेंशन हो रही है। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं। पलाशी का युद्ध एक युद्ध नहीं, विश्वासघात था, और युद्ध लड़ने के पहले कागज के पन्नों पे जीता जा चुका था। वो कह रहा है कि मैदान में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? वो किलपैट्रिक है। अब आपको परेशानी आएगी, बोले सर ये तो परेशानी आ रही है। सेना का नेतृत्व किलपैट्रिक ने ही किया था। रॉबर्ट क्लाइव अपने कैंप में बैठ के केवल शराब पी रहा था और नथिंग। तो अब परेशानी ये आ रही है कि सर हम तो रॉबर्ट क्लाइव ही चुनेंगे, तो बिल्कुल
आप अपने विवेक से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया इस्लाम का नगर देवगिरी, मैंने बताया आपको राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद, कल ऋग्वेद से मैंने आपको प्रमाण दिया है। कल का लेक्चर देखिए आप। तो निर्णय भी आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी बेहतर जानकारी शेयर कर रहा हूं और अब अगले प्रश्न पर नजर डालिए, जल्दी मत करिएगा। किसने सती प्रथा के विरोध का समर्थन नहीं किया? तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, राधाकांत देव हैं। अब यह प्रश्न भी 1998 के पीसीएस में ऑप्शनल में आया था। आप इसको चेक कर लीजिएगा, एकदम 100% पूरी पक्की मेमोरी से बता रहा हूं। 1998, 26 साल पहले, ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी में प्रश्न गलत करते हैं। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे राजा राम मोहन रॉय का समर्थन किसने नहीं किया, किसने विरोध किया राजा राम मोहन रॉय का? इसका मतलब सती प्रथा का समर्थन कौन कर रहा था? राधाकांत देव। बताइए सती का मतलब क्या हुआ? सती का मतलब क्या हुआ? तो वो छात्राएं और छात्र जवाब देते हैं, जो अपने पति के साथ मृत्यु पर चिता पे जल जाए। कितनी बेवकूफी और कितनी बेकार की बात है। सती का मतलब है सात्विक आचरण वाली महिला। सात्विक आचरण वाली महिला। सात्विक आचरण वाला पुरुष कौन? संत हो गया। सात्विक आचरण वाली महिला कौन हो गई? सती हो गई। और भारतीय जो हमारी परंपरा है उसमें कोई भी सती कभी पति के साथ जली ही नहीं। सती सावित्री हो, चाहे वो सती अनुसुईया हो या कोई भी हो, ये परंपराएं जैसी भी आई, ये कुरीतियां जैसी भी आई, पता है आपको? पहला अभिलेख ये साक्ष्य भानुगुप्त का आयरन अभिलेख है, मालूम है ना? ओके, आगे बढ़िए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में वो विदेशी वस्तुओं मतलब ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सुझाव किसने दिया? अरविंदो ने, कृष्ण कुमार मित्रा ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। और अगर आपने यहां पे सतीश चंद्र मुखर्जी को चुना है तो जवाब गलत होने वाला है, और ये जवाब है कृष्ण कुमार मित्रा। क्लियर है? अपनी टेक्स्ट बुक देखिए और यहां पर एक सूचना आपके लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन लगातार चल रहा है। 125 प्रश्न इतिहास के प्रत्येक पेपर में, वो प्राइवेट है। इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित हैं। अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए मेरी ये एक बुकलेट भी है, जिसे आप प्रतिदिन मेरे लेक्चर्स में देख पाते हैं। परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को पूरी प्रामाणिकता और मेहनत के साथ कवर किया गया है। आप इस पुस्तक को अपने रिवीजन के तौर पे शामिल कर सकते हैं। अध्ययन के लिए नहीं, रिवीजन के लिए। केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक हैं। अधिक जानकारी आपको स्क्रीन पर नंबरों पर मिलेगी, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। तो फिलहाल इस प्रश्नों के महाकुंभ में आहुतियां दीजिए। सरल प्रश्न है, आप कर लेंगे। मैं मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूं। नारायण गुरु, सदानंद अय्यप्पन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसमें से कौन है? और बिल्कुल तुरंत जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, और वो है नारायण गुरु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बढ़िया स्टेटमेंट है। वो कहते हैं ईश्वर है या नहीं, इस बात पे विचार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इससे भी ज्यादा और भी जरूरी काम है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है, ईश्वर है या नहीं
ये सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास और भी जरूरी काम है। और एक फिल्म आई थी, मुझे बड़ा बेमिसाल मूवी है वो, माउंटेन मैन, वो दशरथ मांझी वाली। वो कहता है भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो उठिए और पूरी जद्दोजहद और पूरे प्राणपण से जुट जाइए। और देखिए अगला प्रश्न फिर है, मनुष्य के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म और ना कोई ईश्वर। और अब यहां पे जवाब है शदारण अयप्पन। क्लियर? शदारण अयप्पन। इज दैट क्लियर? एक मनुष्य के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म, और वो है नारायण गुरु। ईश्वर है कि नहीं सोचने का वक्त मेरे पास नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर। जवाब है शदारण अयप्पन। क्लियर हो रहा है? क्लास ठीक चल रही है हम लोगों की? चीजें आप समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपने बेटर अध्ययन किया है तो आप स्वयं अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? इस प्रश्न को देख लीजिए। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कहां ले गया? कौन ले गया? अगर आपने चुन लिया है मीर कासिम तो गलत है जल्दबाजी में, और वो है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। तो बोले सर मीर कासिम कहां ले गया? तो मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ये सब प्रश्न हड़बड़ी में गलत हो सकते हैं। गांधी की मृत्यु पर देश को संबोधित करते हुए किसने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर एंड अ ग्लोरी हैज डिपार्ट। चारों तरफ अंधकार छा गया है। गांधी की मृत्यु पर देश को संबोधित करते हुए ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है? और अभी एक बात और बताता हूं। 2 अक्टूबर को गांधी स्पेशल, 2 अक्टूबर को जितने भी प्रश्न गांधी पर महत्वपूर्ण बने हैं, सारे प्रश्नों को लेकर यूट्यूब पर शाम को 8:15 पर सब कुछ कर देंगे। मैं कर पाऊंगा इसे आप ईश्वरीय कृपा मानिए। मैं केवल एक माध्यम बनके आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर सब कुछ आप इतना बढ़िया कुछ अगर आप सब कुछ पब्लिक में दे देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ है अभी। और जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। जीता वही है जो लड़ा है अंत तक। और मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको, अभी भी 80% छात्र सुषुप्तावस्था में हैं। अभी वो सोच रहे हैं परीक्षा की तिथि आएगी तब सोचेंगे, पता नहीं परीक्षा दिसंबर में होगी कि जनवरी में होगी, पता नहीं। तो पता तो कुछ भी नहीं है। वो एक शायर ने कहा है ना कि सामान है 100 दिन का और पल भर की खबर नहीं। 100 दिन का सामान इकट्ठा कर लिया है और खबर तो पल भर की नहीं है। फिलहाल ये देखिए, स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ रियासत का नवाब कौन था? हमीदुल्ला खान, मोहम्मद महावत खान तृतीय। जूनागढ़ का नवाब कौन था? उस्मान अली खान या फिर कोई नहीं? और जवाब सही आना चाहिए, मोहम्मद महावत खान तृतीय। ठीक है? क्लियर हो रहा है? और अगला प्रश्न देख लीजिए। हमीदुल्ला खान भोपाल का नवाब था, उस्मान अली खान आसफ जहा हैदराबाद का निजाम था, और मोहम्मद महावत खान तृतीय जूनागढ़ का नवाब था। क्लियर है? आगे देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली बस्तियों का विलय भारत में किया गया? किस ऑपरेशन से? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन संग्राम, ऑपरेशन विजय। बहुत शानदार प्रश्न है। और गलती से अगर ऑपरेशन पोलो चुना है तो गलत हो जाएगा, और वो है ऑपरेशन विजय।
गोवा का विलय ऑपरेशन विजय के तहत, हैदराबाद का विजय ऑपरेशन पोलो की तहत, पोलो की जो सैन्य कार्रवाई हुई। मुझे बताइए कि वो कमांडिंग ऑफिसर कौन था ऑपरेशन पोलो का? ऑपरेशन पोलो के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? नहीं पता है। पता है तो जवाब दीजिए, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किए गए सत्ता परिवर्तन को किस विद्वान ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है? खिलजी रेवोल्यूशन, जल्दी से बताइए। हबीब निजामी, इरफान हबीब, वी.एल. स्मिथ, एल्फिंस्टन। कर पा रहे हैं? और जवाब है हबीब निजामी। क्लियर हो रहा है? हबीब निजामी। मीर कासिम ने अपनी थल सेना के अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए किस जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया? वो जर्मन अधिकारी कौन है? जनरल ब्रायन है, वंतुरा, रीनहार्ड या फिर पोलार्ड? कौन है बताइए। और उसका नाम, जल्दी से रिप्लाई करिए, सब लोग बहुत आराम से बैठे रहते हैं। और वो है समरू, वॉल्टर रीनहार्ड। ध्यान रखिएगा, इट इज समरू। ठीक हो रहा है सब कुछ? ठीक जा रहे हैं आप लोग? देख लीजिए क्या बात है। भारत से सूती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख मत बनाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को है, अंग्रेजों को है, डचों को है, फ्रांसीसियों को है? बताइए। सूती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख मत बनाने का श्रेय किसको है? डचों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को? और अगर जवाब आपने अंग्रेजों को दिया है तो जवाब गलत है, और ये जवाब है डचों को। सूती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख मद बनाने का श्रेय डचों को है, जिसका सर्वाधिक लाभ बाद में अंग्रेजों ने उठाया। ये प्रश्न कितने लोगों का गलत हुआ? गलतियां हो रही हैं। और अब आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है। इतने धैर्य के साथ मेरी क्लास में आप अंत तक बैठे, आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए और जोर से एक बार बोलिए राधे राधे। जोर से बोल दिया करिए राधे राधे। ओके, विदा, धन्यवाद।